जैसे कि हम ये जानना ही चाहते हैं कि जब हम आगे कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए हमें बहुत सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, टर्म्स क्लियर होने चाहिए और अथॉरिटीज क्लियर होनी चाहिए। तो पहली अथॉरिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के दो मेन रोल होते हैं, वन इज अ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड सेकेंड वन प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट्स किसकी तरफ से फाइल किए जाते हैं? कंपनी की तरफ से। उन्हें ही बोलते हैं कंप्लायंसेस ऑफ लॉ या कंप्लायंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट। और ये कंप्लायंसेस करता कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर आरओसी कहाँ कहाँ पर है। तो ये देख लीजिए, आपको ये सारी तमाम जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, ये सब आरओसी हैं। ये टोटल आरओसी आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे जितनी भी हमारी आरओसी है ये सब आप सर्च कर सकते हो। सपोज करिए आपको इंटरेस्ट है कि हम दिल्ली में हैं, तो हम दिल्ली का देखना चाहते हैं, तो दिस वन इज अ दिल्ली एंड हरियाणा। दिल्ली एंड हरियाणा एंड प्रणय चतुर्वेदी जी आरओसी हैं और इनका एड्रेस है नेहरू प्लेस। अगर आप कभी गए हो तो जो नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट सामने जो बिल्डिंग पड़ती है उसमें आरओसी बैठते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए संतोष कुमार आरओसी दिल्ली, वो मैप में शो हो जाएगा। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और दूर चलते हैं और हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, JNK के। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे मुझे जो खास बात आपको बतानी थी, मैंने इसीलिए इसको ओपन किया कि जम्मू एंड कश्मीर आरओसी दो जगह की है, यूटी यूनियन टेरिटरी, वन इज अ लेह एंड लद्दाख एंड सेकेंड वन इज जम्मू कश्मीर। यूटी आपको पता है लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी, सो जम्मू एंड कश्मीर और साथ में लद्दाख, इन दोनों की एक ही सिंगल आरओसी है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मैंने आपको अभी बताया था, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप जानते ही हो जम्मू कश्मीर में कितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड होंगी, जो होंगी वो भी कैसे चल रही होंगी ये भी आप जानते हो। और लद्दाख, लेह लद्दाख में कितना कंपनी होगी, कितनी फैक्ट्रीज होंगी, वहाँ सर्वाइव होना इतना मुश्किल है। तो दैट्स वाई single ROC of 2 UT, one is जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड वन इज लेह एंड लद्दाख। अब मैं आपको कुछ और खास भी दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे आपकी सिंगल लाइक आप देखोगे यहाँ पे आपकी जो है, ये देखिए दिस वन इज अ मुंबई आपकी जो है महाराष्ट्र में, एक तो बॉम्बे है और बॉम्बे के साथ साथ आपकी जो पूना है वो भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, तो पूना है। इट मीन्स सिंगल स्टेट 2 ROC। और अभी हमने एग्जाम्पल देखा था 2 UT सिंगल ROC। अब उसी के साथ इसी तरीके से आपके होते हैं बच्चों रीजनल डायरेक्टर्स। मैंने आपको बताया था कि टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं और जो हमारे रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं वो रीजन वाइज होते हैं, है ना। नॉर्दर्न रीजन इज इन नोएडा, जितना भी नॉर्दर्न रीजन आ जाता है उसका सबका RD जो है नोएडा में बैठते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न भी है, ईस्टर्न है, साउथ ईस्ट है, सदर्न है, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न। सो देयर आर 1 2 3 4 5, ये सब हमारे जो हैं आपके RD हैं, रीजनल डायरेक्टर्स। फिर अब हम बात करेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर्स की। ना ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में आपको नजर आएगा काफी ज्यादा आपको नजर आएंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर्स इज इन शिमला, देहरादून एंड चंडीगढ़, जयपुर, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, सब जगह आपको नजर आएंगे। तो अब जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा OL के बारे में समझते हैं। OL का मतलब है ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड। पहले आप लिक्विड का मीनिंग बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द लिक्विड। लिक्विड का मीनिंग क्या होता है? इजली कन्वर्ट इनटू कैश, है ना। लिक्विड एसेट्स आप पढ़ते होंगे क्लास 12 में। अब ऐसे ही लिक्विडेटर का रोल है। अब लिंक करिए, लिक्विडेटर लिक्विडेशन का काम करता है, मतलब हाँ, और एसेट्स को कैश में तब कब कन्वर्ट करेंगे? जब कंपनी बंद कर रहे होंगे। तो लिक्विडेशन में जब कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेशन किया जाता है। लिक्विडेशन में टोटल एसेट्स सेल की जाती हैं और लायबिलिटीज पे की जाती हैं। तो उसको जो काम कराता है, जो सब मैनेजमेंट देखता है कन्वर्जन का, उनको बोलते हैं लिक्विडेटर। अब यहां पे वर्ड यूज हुआ ऑफिशियल लिक्विडेटर, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो लिक्विडेटर आता है उसे बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या इतनी बात समझ में आई? तो एक बात तो साफ है
कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एज पर लॉ होता है, तो कंपनी का डिसोल्यूशन भी एज पर लॉ होगा, यस और नो? एंड द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज टर्मिनेटेड इनटू टू फेसेस. The life of a company is terminated into two phases. The first phase is winding up and the last phase is dissolution. Winding up एक प्रक्रिया है, is a process. उसके दौरान क्या किया जाता है? Entire assets are to be collected and liquidate. सारी assets को इकट्ठा करके बेचा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Winding up. Winding up के दौरान कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब ये प्रोसेस खत्म होता है, व्हेन वाइंडिंग अप इज कम्स टू एन एंड, देन डिसोल्यूशन ऑर्डर कम्स. डिसोल्यूशन एक आदेश है जो एनसीएलटी से हमें मिलता है, और जैसे डिसोल्यूशन ऑर्डर आ जाता है कंपनी खत्म हो जाती है. कंपनी है या नहीं है ये पता कैसे चलता है? रजिस्टर विच इज मेंटेन बाय आरओसी. उसमें अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो कंपनी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती. क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर से, तो मैं आपको इसके बैकग्राउंड से लेकर कनेक्ट करूंगी. अब ये बताइए, अगर किसी कंपनी की वाइंडिंग अप होनी है तो उसके लिए हमें कहां पर जाना पड़ेगा? कोर्ट में. और कंपनी की कोर्ट है एनसीएलटी. जो हमारी कंपनीज की कोर्ट है दैट इज टू बी एनसीएलटी. इसका मतलब आपको कहां पर अप्लाई करना है? एनसीएलटी. एनसीएलटी से अटैच है ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है? एनसीएलटी इज अ कोर्ट, इज अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी जो कंपनी के सारे केसेस डील करती है. सपोज एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपने पिटीशन फाइल करी वाइंडिंग अप की, कहां पर? एनसीएलटी में. एनसीएलटी अपनी तरफ से ओएल अपॉइंट करके आपके यहां भेजेगी. एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ ओएल? ये देख लीजिए. ही एक्ट एज लिक्विडेटर ऑफ कंपनी, ऑर्डर टू बी वाउंड अप बाय द एनसीएलटी. आप समझ गए होंगे बड़े सिंपल तरीके से. इसका मतलब ये क्या होते हैं? लिक्विडेटर्स होते हैं, और भेजता कौन है इनको? एनसीएलटी. क्योंकि एनसीएलटी खुद से नहीं आएगी, वो आदेश करेगी. जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई क्राइम होता है तो किसी को अरेस्ट करने का आदेश कोर्ट ही तो देगी. कोर्ट बोलती है कि इसको पकड़ के लाओ. इसी तरीके से एनसीएलटी से अटैच ऑफिस रहता है ओएल का, तो लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है कौन? ओएल. क्लियर? आगे चलते हैं. अब इसका मतलब आपको यहां पे ओएल का मीनिंग भी क्लियर हो गया, आरओसी का मीनिंग क्लियर हो गया. इससे पहले सेशन में मैंने आरडी, आरओसी ये सब क्लियर कर दिए थे. अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे चलते हैं. हमारे यहां पे एक टर्म आएगा एसएफआईओ. क्या बोला है मैंने? एसएफआईओ. अब ये एसएफआईओ ऑफिस इज ऑल्सो अटैच्ड विद द आरओसी. एमसीए से ही अटैच्ड ऑफिस है. आप शायद आपको याद हो अपने सीएसडब्ल्यूटी का, तो वहां पे आपने की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पढ़े भी थे, तो उसमें एसएफआईओ था. वो बात अलग है, अगला माफ पिछला साफ है. जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो हम भूलते जा रहे हैं. एसएफआईओ अगर मैं बताऊं तो ये है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स. अब ये नहीं है कि किसी भी फ्रॉड के लिए XYZ कोई भी फ्रॉड होता है तो आप एसएफआईओ को अपॉइंट कर सकते हो. आंसर इज नो. ओनली सीरियस फ्रॉड. और फ्रॉड को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? कपट. शायद आपने वर्ड सुना भी हो, कपटी. आर यू कपटी? एम्पटी? नो, कपटी. कपटी. कपटी का मतलब क्या होता है? रॉन्ग इंटेंशन से किसी के साथ गलत करना. तो एक बार थोड़ा सा एसएफआईओ ऑफिस में भी चलते हैं. तो मैं आपको एसएफआईओ की सैर कराती हूं. नमस्कार मोदी जी. अब देखिए इधर कहीं भी जाओ, मोदी जी पहले. अब देखिए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. अभी मैं देख रही थी एक होर्डिंग लगा हुआ है, उस पर लिखा है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, और उसमें खड़े हैं मोदी जी. चलो अच्छी बात है, वैसे उनका रोल बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें तो ऑपरेशन सिंदूर में तो सेना ही आनी चाहिए ना. लेकिन सेना की ड्रेस में मोदी जी. मोदी जी की एक खास बात है कि वो अपना एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा करते हैं. काम तो अच्छा करते ही हैं, वो तो कोई, उसमें तो कोई खैर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. वॉकिंग तो उनकी अच्छी है ही, लेकिन उनका एडवर्टीजमेंट भी बहुत अच्छा है. वो चीजें दिखाते भी बहुत है कि मैंने काम किया है. जब तक हाँ ना करो, किया है ना, हाँ बोलो, किया ना, हाँ.
अब मैं एक दिन उनका भाषण सुन रही थी और मुझे लगा कि यार क्या पर्सन है, बहुत कुछ सीखने को मिला। जब वो देहरादून में भाषण दे रहे थे तो वहीं की टोपी पहन रखी थी, आपको पता होगा पहाड़ी टोपी होती है गोल कलर की, और वो टोपी पहन के बोल रहे कि मैं उत्तराखंड के लोगों से दिल से रिश्ता है मेरा। अब दिल से कैसे? मैंने यहाँ पे 10 साल व्यतीत किए हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है। चलो जी, उत्तराखंड करीब हो गया। फिर मैं छत्तीसगढ़ का भाषण सुन रही थी, वहां पे कह रहे ये जो लोग हैं ना ये मेरे दिल में बसते हैं। फिर मैंने हरियाणा का सुना, हरियाणा मेरे लिए बहुत खास है और मैं इनके बहुत करीब हूँ। दिल है भाई साहब, ये तुम्हारा बंगला है, सब बसा लिए। तो वो जहां भी जाते हैं ना वहां के लोगों को अपने से कैसे कनेक्ट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उनकी डिसीजन मेकिंग तो अच्छी है ही, देखिए इसमें तो कोई राय नहीं है। बीच में कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे कि इतना सारा जो जीएसटी है या इतना सारा टैक्स कलेक्शन क्यों हो रहा है। आपने कितना भी अच्छा घर बना लिया, आपने उसमें कितनी भी ज्वेलरी रख ली, कितना भी पैसा कमा लिया, लेकिन अगर उसकी सेफ्टी नहीं है तो वो सब एक दिन में डिस्ट्रॉय हो सकता है। सोचो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे पुराने टाइम में हम सीरियल्स देखते हैं तो उसमें तीर से बाण निकलता है ना, और फिर उधर से एक बाण आता है, वही लड़ाई होती है। अब ऐसे तो होती ही नहीं है। कितने बम उन्होंने यहाँ पे फेंके, अगर वो सब ब्लास्ट होते तो देखो कितनी तबाही होती। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। इससे एक अच्छा शायद एक्सपीरियंस भी लिया होगा कि पता भी चल जाता है ना कि हम कितना लड़ सकते हैं और कहाँ तक लड़ सकते हैं। तो खैर वॉट एवर बी द, अब देखते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। हम क्या करते हैं? इन्होंने कहा जी हम क्या करते हैं, हमने कहा जी अचार डालते हो कि नहीं, वी इन्वेस्टिगेट, द वर्ड इज यूज्ड हियर, इन्वेस्टिगेट and prosecute complex corporate frauds assigned under section 212 of Companies Act 2013। पहला पॉइंट समझिए, सबसे पहला पॉइंट है कि ये हर एक फ्रॉड में डील नहीं करते। एक तो ये बात हो गई, ये डील करेंगे सिर्फ सीरियस फ्रॉड में, और दूसरी बात खुद से डील नहीं करेंगे, इनको अपॉइंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 212। अगर ये अपॉइंटेड है तो ये डील करेंगे, अगर ये अपॉइंटेड नहीं है तो ये डील नहीं करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इनको भी भेजा जाता है। इनको भेजा कैसे जाएगा? जैसे मान के चलिए कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ, अब उस फ्रॉड से कोई परेशान है तो वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट में जाके बोलेगा सर ऐसे दिक्कत हो रही है। कोर्ट खुद से तो जाएगी नहीं, तो वो इनको भेजती है। तो ये भी ऑफिस अटैच होता है। तो हम कह सकते हैं व्हाट वी डोंट डू, वी डोंट इन्वेस्टिगेट फ्रॉड फॉर क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि जो इंडिविजुअल के क्राइम को डील करता है वो ये वाला ऑफिसर्स नहीं होते, वो आपके एसपी, डीएसपी एंड फोर्सेस, आईपीसी के तहत जो अपॉइंट होते हैं वो ऑफिसर्स होते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? अब देखिए ये है हमारे एसएफआईओ, और एसएफआईओ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को ही डील करते हैं। अब एक चैप्टर बच्चा यहां से पढ़ के गया एसएफआईओ, पता चला उनके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, वो कहने लगा जी एसएफआईओ को बुलाओ, वो हमारे केस को डील करेंगे। क्या कर सकते हैं? आंसर इज नो, दे आर डीलिंग ओनली ऑन कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। ये सिर्फ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में डील करते हैं। अब और हम चलते हैं थोड़ा सा, अब यहां पे बताइए मुझे, ओएल क्लियर हो गया, आरओसी, आरडी, एसएफआईओ, ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और एक डिस्कशन करेंगे एनसीएलटी और उसी के साथ साथ एनसीएलएटी के ऊपर। वन इज एनसीएलटी एंड सेकेंड वन इज एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल। ये आपका पूरा चैप्टर है, लेकिन पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है इसके ऊपर सीएस प्रोफेशनल में। सीएस प्रोफेशनल में एनसीएलटी, एनसीएलटी का पूरा अपने आप में एक चैप्टर के फॉर्म में है ड्राफ्टिंग में, वहां पे काफी कुछ इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन यहां पर जो हमें समझना है वो क्या है कि एक्चुअल में एनसीएलटी है क्या, क्योंकि जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें एनसीएलटी का काफी डिस्कशन होगा और हम काफी चीजें उसमें एनसीएलटी पिक्चर में बार बार आएगी। तो हमें ना थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअल में एनसीएलटी होती क्या है, तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे। एनसीएलटी पूरा नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। क्या बोला मैंने? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। उसके बाद है एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल। पहला क्या बोला? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एंड सेकेंड वन इज
NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, जहां पे अपील्स होती हैं। अब इसमें सुनना जरा ध्यान से, अगर NCLAT और NCLT की बात करें तो इससे पहले इंडिया के अंदर क्या सिस्टम था? NCLT और NCLAT से पहले हमारे जितने भी केसेस हैं वो हाई कोर्ट जाते थे या CL भी जाते थे, कंपनी लॉ बोर्ड। अब उनको खत्म करके यहां पे इन्होंने कहा कि ऐसे तो काम चल ही नहीं सकता। कि क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको अलग से कोर्ट बनानी पड़ेगी जो सिर्फ कंपनी के केसेस को डील करेगी। अब जब ये बात उठी 2013 से पहले इन द ईयर 1956 एक्ट, तो वो सरवाइव नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों ने अपोजिशंस करे और इसके फाइनल सेक्शंस नहीं बन पाए। फिर 2013 में जब हमारा कंपनीज एक्ट 2013 पिक्चर में आया तो उस समय बात रखी गई कि अब जो है हमें कंपनी के लिए सेपरेट कोर्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए लॉजिक ये है कि एक तरफ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो है फास्टेस्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। मैंने एक वर्ड यूज किया, दैट इज अ फास्टेस्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। या फिर किसी कंपनी को, अगर दो कंपनी को आपस में मर्ज होना है, जिसे हम मर्जर बोलते हैं, तो पहले क्या होता था कि अगर दो कंपनी को आपस में मर्ज होना है तो उनको अपने जुरिस्डिक्शन की हाई कोर्ट से अप्रूवल लेनी होती थी। एंड यू नो वेरी वेल हाई कोर्ट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन, उसके पास पहले से ही बहुत केसेस चल रहे हैं। तो यहां पे इन्होंने कहा कि अब इस तरीके से काम नहीं चल सकता और फाइनली कॉन्स्टिट्यूट की गई NCLT। लेकिन 2013 में NCLT पिक्चर में नहीं आई और इन्होंने कहा कि NCLT जो है काम कर ही नहीं पाएगी। कि क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि भैया ऐसा बोला गया कि NCLT इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या वर्ड यूज किया? NCLT इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कि NCLT क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों और ये दिक्कत किसे हुई? तो वो भी जरा समझिए। अब पहले की कहानी समझो कि अगर दो कंपनी को मर्ज करना है, लाइक एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड इज इक्वल्स टू एक्स लिमिटेड करना है, तो उसके लिए हमें अप्रूवल के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट के पास। आप सभी को ये बात पता होगी कि हाई कोर्ट के पास कभी भी एडवोकेट सी जा सकते हैं, कभी भी कंपनी सेक्रेटरी नहीं जा सकता, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट एन एलिजिबल पर्सन टू रिप्रेजेंट द केस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। कोर्ट में सिर्फ वही जा सकते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, और CS वहां पर चाहकर भी नहीं जा सकता। बिफोर मर्जर देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज आर देयर, लाइक हमें बैंक से NOC लेनी है, बोर्ड रिजोल्यूशंस पास करने, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने, देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज आर देयर। ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, ये सारी फॉर्मेलिटीज करता था कंपनी सेक्रेटरी, एंड हमें अपॉइंट करना पड़ता था एक एडवोकेट। पूरी फाइल प्रिपेयर करके, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली वर्क किया है, जब 1956 एक्ट था तो हमने मर्जर किया था, पूरी फाइल मेंटेन करके, इवन फ्लैगिंग्स लगा के, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड फाइल इज टू बी गिवन टू एडवोकेट्स। अब एडवोकेट्स का काम क्या होता था? वो सारा फाइल लेके जाना और केस को रिप्रेजेंट करना। पूरी मेहनत कंपनी सेक्रेटरी की, लेकिन फायदा कौन ले रहा है? एडवोकेट। किस वजह से? क्योंकि हम उस केस को वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा देखो हम यहां पे NCLT कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। NCLT इज अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी। क्वाशी मीन्स इट सीम्स टू बी लाइक अ कोर्ट बट नॉट अ कंप्लीट कोर्ट, एंड हियर नॉट ओनली द एडवोकेट but also a company secretary in practice or a practicing advocate or a practicing cost and management accountant are the eligible person to represent the case in front of NCLT. So it's a wonderful opportunity to the budding company secretaries and a wonderful news to all professionals. क्योंकि अब तक जो हमारा पूरा का पूरा मामला, सारा का सारा पैसा किसके पास जा रहा था? एडवोकेट। अब हमारे लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी थी, बट हुआ क्या कि जितने भी एडवोकेट्स थे उन्होंने NCLT के अगेंस्ट एक केस डाल दिया हाई कोर्ट में। पहले उन्होंने कहा जी NCLT इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब मुद्दा ये उठता है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशनल? गवर्नमेंट के खिलाफ कि वाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल? कहते हैं जी इन्होंने ना पावर छीन लिया हाई कोर्ट की, दे ओवरराइड द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ। आप ये बताइए अगर NCLT पिक्चर में आ जाती है तो क्या वो उनके पावर को सुपरसीड कर रही है या उनको सप्लीमेंट कर रही है? सिंपल सी बात है। ये तो भाई कोई अनजान आदमी होगा ना वो भी समझ जाएगा। वो बात अलग है, आपको चिढ़ लग रही है,
फिर कहते हैं एक मिस्टेक थी एक्चुअल में, जो मैं पढ़ रही थी उसी टाइम पे मैंने जब पढ़ा था तो वो मैं पकड़ गई थी, एक्चुअल में एक दिक्कत हुई थी, और वो दिक्कत क्या थी वो तुम भी समझ जाओगे। जब हम एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी कंपोजिशन होती है और उनकी क्वालिफिकेशन रहती है। तो क्वालिफिकेशन में एक एरर हो गया था, तो वहां पे लिखा था हैविंग एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक गलती थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के लोग वहां पे कैसे काम करेंगे। अब बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, हैविंग एक्सपीरियंस इन कॉमर्स, इन इकोनॉमिक्स, इन मैनेजमेंट, इन अकाउंटिंग, उसी फील्ड के लोग जा सकते हैं। अच्छा, वहां पे मेंबर्स भी दो तरीके के होते हैं, वन इज अ टेक्निकल एंड सेकेंड वन इज अ जुडिशरी बैकग्राउंड। अब टेक्निकल मेंबर्स होते हैं हु हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स, इन टैक्सेशन, इन इकोनॉमिक्स एंड ब्ला ब्ला, इन अ लॉ। एंड जुडिशियल जो मेंबर्स होते हैं जो जिनके पास जुडिशरी बैकग्राउंड है, लाइक रिटायर्ड जजेस इन कोर्ट्स, तो दोनों तरीके के मेंबर्स होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, जुडिशियल भी होते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि ठीक है, हाँ एक्सेप्टेड कि ये मिस्टेक है कि वहां से जो आपका एक्सपीरियंस है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हट जाना चाहिए, हटा भी दिया, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के वो तमाम सेक्शंस which are applicable to the NCLT and the appellant bodies NCLT is not comes into the picture until and unless जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। तो पहले तो हाई कोर्ट में केस चला, अब जब तक हाई कोर्ट का केस चल रहा था तब तक वो सेक्शंस जो NCLT के थे वो पिक्चर में नहीं आए, केस चलता रहा। 2013 में एक्ट आ गया, 14 ऐसे ही निकला, 15 ऐसे ही निकला, पूरा 15 गया। आपको पता ही है कि कोर्ट में अगर एक बार केस चला जाता है तो क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या, तारीख। इन द मंथ ऑफ जून एंड द ईयर इज 2016 गवर्नमेंट केस जीत गई और एनसीएलटी पिक्चर में आ गई, और आज की डेट में एनसीएलटी पिक्चर में है। सो एनसीएलटी इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड ऑल द केसेस कनेक्टेड टू द कॉर्पोरेट्स आर वेस्ट विद द एनसीएलटी। And if you are not satisfied with the decision of NCLT, you may file an appeal against the NCLT to NCLAT. ओके, तो आप सीधा कहां पर जा सकते हो, एनसीएलटी। इट मीन्स द रूट एंड द, हम कह सकते हैं कि बीच में से जो कोर्ट का रूट है हाई कोर्ट, वो खत्म हो गया, और इससे एक स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस हुआ, क्योंकि वो डेडिकेटेड कोर्ट है जो सिर्फ कंपनी के केसेस डील करते हैं। बट इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट द हाई कोर्ट, देयर आर सो मेनी केसेस आर पेंडिंग इन हाई कोर्ट, यस और नो। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि यहाँ पे अब पिक्चर में जो है वो एनसीएलटी और एनसीएलटी दोनों एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, क्लियर या ऑल क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन हम सीख चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज ओवर एंड आउट फाइनली। ओके, एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन ओएल, ऑफिशियल लिक्विडेटर, क्योंकि जब टर्म्स आगे आएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेस मजबूत होगा तो पास एक बारी में हो जाओगे, बेस वीक होगा टाइम लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज ओएल, आरडी, आरओसी, नफरा, अभी बाकी है एसएफआईओ, एनसीएलटी, एनसीएलटी। नफरा का डिस्कशन जब हम अकाउंट्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे काफी अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता देती हूँ कि हमारे जितने भी ऑडिटर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, ऑडिटर जब भी कभी ऑडिट करते हैं तो ऑडिट होता है एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जो बच्चे, शायद आपके घर में से कोई सीए कर रहा हो या आपके नॉन में कोई सीए हो, तो आपको पता होगा कि वहां पे ना आपका आईपीसीसी मतलब इंटर में और फाइनल में ऑडिटिंग के नाम से पूरा एक पेपर पढ़ाया जाता है जो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब जितने भी ऑडिटर्स होते हैं वो जब भी कभी ऑडिट करते हैं तो एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड करते हैं, लेकिन अगर वो कोई भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं कर रहे और सही तरीके से ऑडिट नहीं कर रहे, तो ऐसी स्थिति में उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है नफरा। और नफरा को मैं बच्चों को सिखाती हूँ नफरत के नाम से। ये नफरत करने लगती है ऐसे लोगों से जो ऑडिटिंग सही तरीके से नहीं करते, इवन उन्हें डिबार कर देती है कि यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी न्यू प्रोजेक्ट्स अंटिल एंड अनलेस, पेनल्टी लगा देती है, सीए के ऊपर एक्शन लेती है, प्रोफेशनल्स के ऊपर एक्शन लेती है, और उसी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कनेक्टेड भी प्रोविजंस बनाती है। तो वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नफरा में। अब यहां आके हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास मतलब बेसिक क्लास अभी चल रही है, फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करी, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी आज ग्रुप में वो लेक्चर शेयर कर दूंगी, क्योंकि बेसिक चैप्टर नहीं है बट बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। तो इसीलिए मैं यही चाहूंगी कि एटलीस्ट जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो। हालांकि ये चैप्टर नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ।
तो फर्स्ट बेसिक क्लास, सेकंड बेसिक क्लास, टुडे इज अ थर्ड बेसिक क्लास। ये बेस आपका क्लियर होगा तो चैप्टर में आपको कनेक्टिविटी आएगी। तो जिन बच्चों ने नहीं भी देखी है तो मैं आज दोनों क्लास आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी और आप उन्हें जरूर देखना, ठीक है। अब यहां पे हम थोड़ा धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। बेसिक क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमने यहां पे पढ़ा था कि हमारे पेपर का नाम ही क्या है। तो पेपर का नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। मैंने यहां तक क्लियर किया कि कंपनी लॉ और प्रैक्टिस के बीच में क्या अंतर है, कि कंपनी लॉ में लीगल फ्रेमवर्क्स आते हैं और प्रैक्टिस में उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है। इवन मैंने एग्जांपल देके भी सिखाया था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसमें कंपनी एक्ट का पालन होगा, जब पैसे इकट्ठे करेंगे तो शेयर्स जब इशू करेंगे तो लॉ की रिक्वायरमेंट होगी, जब कंपनी को वाइंडिंग अप करेंगे तो वो भी एज पर लॉ होगा। फिर उसी के साथ साथ हम धीरे धीरे एक्सपर्ट लेवल की बात करते हैं और एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ बेसिक टर्म्स की क्लैरिटी करते हैं, जिसमें बेसिक टर्म मैंने क्लियर कर दिया कंपनीज एक्ट। लास्ट क्लास में यही टॉपिक रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी लॉ एंड अ कंपनीज एक्ट, ओके, एंड द रूल्स एंड द नोटिफिकेशन शेड्यूल्स और सर्कुलर्स और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसी के साथ साथ इसमें फिर हम चले थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रूल एंड द नोटिफिकेशंस। सर्कुलर्स बेसिकली आते हैं आपके क्लैरिफिकेशंस के लिए जब कोई डाउट्स होते हैं, और डीप डिस्कशन भी हम इसका कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमने पूरा कर लिया है और इसमें हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट किया था। अब मैं आप सभी बच्चों से कहूंगी कि आप कोई भी मिड पेज निकाल लीजिए और ये समरी आपको हमेशा अपने साथ रखनी है और स्टार्टिंग पेज पे रखनी है। अपनी उस पे लिखना सिंगल शीट समरी। सिंगल शीट समरी ऑफ कंपनीज एक्ट। एक शीट में आपकी ऐसी तैयार करवाऊंगी जिसमें पूरे कंपनीज एक्ट की समरी शीट होगी और वो हमेशा हमेशा आपको अपने साथ रखनी है। और कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूं कि आपको पहले समझना है और समझने के बाद बेसिकली आपको जो है ये मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले लिखिए बच्चों आप, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट। Objective of Companies Act. Object of Companies Act. Companies Act का ऑब्जेक्टिव क्या है? Anybody having any idea?
यहां से स्टार्टिंग होती है हमारी, यहां से स्टार्टिंग होती है हमारी कहीं ना कहीं। क्या कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट? हाँ जी, एनीबडी हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट? ये सिंगल शीट मैंने तैयार करी है, वो मैं आपके सामने भी रखती हूं और धीरे धीरे हम जो है इसे कवर अप करेंगे, समझ के कवर अप करेंगे, ऐसे नहीं। इट्स अ सिंगल शीट समरी, दिस इज अ सिंगल शीट समरी एंड आई विल शेयर इन योर ग्रुप ऑल्सो, बट आप इसे यहाँ पे समझोगे और लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा चीजें। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट। ये आपके मेन मतलब सिंगल शीट समरी का मतलब है कि आपके जब आप कंपनीज एक्ट स्टार्ट करो तो उससे पहले आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट? द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट इज वेरी क्लियर। क्या बताइए? सबसे पहले रेगुलेट इन्फॉर्मेशन, देन फंक्शनिंग गवर्नेंस। अभी जो लिखना है मैं बताऊंगी आपको, ये सारा नहीं लिखना। गवर्नेंस एंड देन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। एक्चुअली लिंक करना है इससे मुझे, इसलिए हमने कहा ये एडमिनिस्ट्रेट किसके थ्रू होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एप्लीकेबल किसके ऊपर है? जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी, इसमें लिंकिंग है सेक्शन नंबर 1 की। सेक्शन नंबर 1 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसी कंपनीज पर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। यह भी एक अलग ही बात है। मतलब जब हम सेक्शन नंबर 1 पढ़ेंगे तो उसमें यह चीज नजर आएगी आपको, आप खुद से कहोगे ये इसमें आपने बिल्कुल सही कहा। कौन सा सेक्शन बताया जरा मैंने? सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में हम ये चीज समझेंगे कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है बट स्टिल उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है। तो जो बच्चे ये जानते हैं सिर्फ कि कंपनी एक्ट सिर्फ उन कंपनीज पे लागू है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो आंसर इज नो। ऐसा नहीं है, अदर कंपनीज के ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल है जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं, अनरजिस्टर्ड के नाम से। तो वो बहुत डीप डिस्कशन है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यही चाहती हूं कि बच्चों का अगर एग्जीक्यूटिव में बेस अच्छा बन गया तो प्रोफेशनल में उन्हें जरूरत नहीं है कहीं भी स्ट्रेस लेने की, ये ध्यान रखना आप। तो आगे इन्होंने कहा एप्लीकेबल टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या बोला मैंने? एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। टाइप्स ऑफ कंपनीज, बेसिकली हम बहुत अलग अलग तरीके की कंपनी पढ़ेंगे बट जनरली बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी, अ स्मॉल कंपनी, अ गवर्नमेंट कंपनी, अ होल्डिंग कंपनी, अ सब्सिडरी कंपनी। तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी का एक खास पहचान होती है कि उसके नाम के लास्ट में ना कभी भी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल होता ही नहीं है। लास्ट में हमेशा लिखा रहता है एनजीओ या फिर एनपीओ। ओके, प्राइवेट कंपनी की एक खास पहचान होती है आपकी कि उनके लास्ट में वर्ड यूज होता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और पब्लिक कंपनी की एक खास पहचान होती है, उनके लास्ट में लिखा रहता है लिमिटेड ओनली। ओपीसी कंपनी की खास पहचान होती है, उसके लास्ट में लिखा रहता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। अब हम यहां पे सेक्शन समरी बनाएंगे और ये आपको नोट करना है, तो लिखिए जरा सेक्शन समरी। सबसे पहले समझना है आपको, और ये वैसे तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है बट लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ लिखने हैं सेक्शंस, दूसरी तरफ आपको हाइलाइट्स नहीं लिखने, दूसरी तरफ लिखने टॉपिक्स। बस ये मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ।
अब देखो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन नंबर 2, और सेक्शन 2 है हमारा डेफिनेशंस का, ठीक है। टोटल डेफिनेशन है 95, तो पहला लिखना है सेक्शन नंबर 2, और जिसके अंदर क्या है, डेफिनेशंस, और टोटल डेफिनेशन कितनी है बच्चों, 95। हो गया बेटा सबका। नेक्स्ट लिखिए सेक्शन नंबर 3 टिल 22। सेक्शन 3 से लेके कहां तक है बच्चों, 22। अब ये क्या है, इसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है। क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर होना चाहिए। तो इसके अंदर आ जाती है आपकी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब यहां पे आपको समझना है कि चैप्टर ऐसे ही क्यों। सबसे पहले बताओ, कंपनी बना लिया, यस और नो। तो कंपनी जब बनेगी तो कंपनी चलाने के लिए क्या चाहिए, बोलो, कंपनी चलाने के लिए क्या चाहिए, फंड्स, पैसा। हाँ, और जब हम पैसे की बात करेंगे तो कंपनी में पैसा कहां से आ सकता है, दो तरीके से। वन इज अ ऑनर्स फंड, सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। तो बताओ, कंपनी बनने के बाद अगला जिक्र किस चीज का होना चाहिए, फंडिंग का। तो पहला हमने क्या कहा, ऑनर्स फंड, और दूसरा हमने क्या बोला, बोरोड फंड। तो नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 23 से लेके 42। प्रोविजन कनेक्टेड टू प्रोस्पेक्टस, लिखिए मैं जो बोल रही हूं, प्रोविजन कनेक्टेड टू प्रोस्पेक्टस एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज। देखो बच्चों, अब जब भी कभी हम पब्लिक से फंड रेज करेंगे तो फंड रेज करने से पहले हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा, यस और नो। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, कंपनी के लिए अरेंजमेंट करना है किसका, फंड्स का। फंड्स अरेंज करने तो उससे पहले क्या इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन है सेक्शन नंबर 23 से लेके 42 तक, ठीक है बेटा। अब हमने कहा ये भी हमने खत्म कर लिया। अब आएगी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, तो वो स्टार्ट होता है आपका 43 से लेके, और आपका ये पहुंच जाएगा बच्चों सेक्शन नंबर 70 तक, 71 तक लिखना बस। तक सेक्शन नंबर 43 से 71 तक सब कवर हो जाता है। इसमें शेयर कैपिटल भी कवर हो जाती है और डिवेंचर भी, क्योंकि डिवेंचर का बेचारे का एक ही सेक्शन है 71, 72 में नॉमिनेशन है, ठीक है। अब ये बताइए, क्या फंड अरेंज कर लिया आपने, देखो लॉजिक समझिए सेक्शंस का। अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब ये बताओ हमने क्या क्या काम कर लिया। पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। दूसरा प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। तीसरा, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। अब जब भी हम कभी बोरोविंग्स की बात करते हैं, ठीक है, तो बोरोविंग्स में एक हमारी शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी आती है जिसे हम डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। तो उसके सेक्शन है 73 से लेके 76A, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, सेक्शन 73 से लेके 76A। एक सेकेंड,
Next is section number 73 till section number 76A is a short term borrowing, basically a deposits. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. अब यहां तक बताइए क्या क्या हो चुका है. यहां तक हमने कहा सबसे पहली चीज आपने डेफिनेशन से, टोटल कितनी डेफिनेशन है 95. देन सेक्शन 3 टिल सेक्शन नंबर 22 इनकॉर्पोरेशन प्रोविजंस हैं. 23 टिल 42 prospectus and issue of securities. 43 till 71 share capital and debenture. उसके बाद 73 till 76A डिपॉजिट. आगे चलिए. अब ये बताइए मुझे, जब भी आप किसी से बोरोविंग्स करने जाओगे तो क्या कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक उधार ऐसे ही दे देगी? बदले में कुछ सिक्योरिटी लेगी तो उसे बोलते हैं चार्ज. तो आगे हम स्टार्ट करेंगे फिर चार्ज 77 से लेके 87 तक. हो गया बेटा इतना. अब उसी के साथ साथ अब क्या होगा कि हमारा चार्ज भी हो चुका है. सेक्शन 88 से लेके 77 से 87 तक हो गया हमारे चार्ज. 88 से लेके 95 तक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शंस हैं, मतलब कुछ फॉर्म्स है, रिटर्न्स है, रजिस्टर्ड्स हैं, रेजिडरी सेक्शंस आप बोल सकते हो. 88 से लेके 95 तक डॉक्यूमेंटेशंस हैं बहुत सारे. अब ये भी हमारा हो चुका है. अब हम बात करेंगे कंपनी के अंदर मीटिंग की. ठीक है, कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग करेंगे. तो कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग करोगे तो वो स्टार्ट होगी 96 से. ठीक है, जनरल मीटिंग कब स्टार्ट होगी 96 और खत्म होगी 122 पे. कहां खत्म होगी 122. तो लिखिए सेक्शन नंबर 96 से लेके सेक्शन नंबर 122 तक किसकी प्रोविजन है? आपके जनरल मीटिंग के. अच्छा, अगर हम देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरल मीटिंग, जहां पे सारा हिसाब किताब दिया जाता है. अब सुनो जरा ध्यान से, ये जो जनरल मीटिंग होती है ना, ये क्यों होती है ये हमें समझने की जरूरत है. जनरल मीटिंग इसलिए होती है क्योंकि जो हमने पैसा उठा रखा है शेयर होल्डर्स से, उनको हमें पूरा हिसाब देना है और ये कंपनी उन्हीं की है. तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उसको अडॉप्ट करेंगे वो कि क्या वो सही है या सही नहीं है. बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट द ओनर ऑफ कंपनी, दे आर जस्ट वर्किंग एज एम्प्लॉय ऑफ कंपनी. दैट्स व्हाई वी आर गिविंग रेम्यूनरेशन. ओके, सो इट्स अ टाइम टू यू गिव ऑल द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स. यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन. पॉइंट इज दैट कि अगर हम जब भी कभी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी के केस में आप कभी भी डायरेक्टर्स के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमें कराना पड़ेगा ऑडिट. ठीक है, क्या कराएंगे? ऑडिट से पहले प्रिपेयर होंगे अकाउंट्स. अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद उनका होगा ऑडिट. दो बातें समझ में, क्या क्या? पहले अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, फिर उनका क्या किया जाएगा? ऑडिट. ऑडिट करेगा कौन? ऑडिटर. अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे या शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स ऑफ कोर्स सी बात है. और अगर शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट करेंगे तो वो कहां करेंगे? जनरल मीटिंग में, क्योंकि जनरल मीटिंग ही शेयर होल्डर्स की होती है. अब मुद्दा ये उठता है, जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, है ना, तो डायरेक्टर्स किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? शेयर होल्डर्स. क्योंकि कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की है. पैसा उन्हीं से लिया आपने, तो वो किसे अपॉइंट करेंगे? डायरेक्टर्स को, जो क्या देते हैं? डायरेक्शन. उनको हम इसलिए रखते हैं क्योंकि शेयर होल्डर आके कंपनी नहीं चला सकते, वो अपॉइंट करते हैं किसको? डायरेक्टर्स को, और वो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं. तो उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स. तो बताइए शेयर होल्डर्स क्या क्या करेंगे? पहली चीज, डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, अकाउंट्स को अडॉप्ट करेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. चौथा काम, जब कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में, तो उसे बोलते हैं डिविडेंड. क्या बोलते हैं? डिविडेंड. ये काम भी कब होगा? जनरल मीटिंग में. तो 4 काम लिखिए अगले पेज पे, ADDA अड्डा. अगले पेज पे लिखना, इस पर नहीं.
नेक्स्ट पेज पर ADDA अड्डा, ADDA अड्डा। A for adoption of accounts, A for adoption of accounts, D for declaration of dividend, D for director appointment, and A for auditor appointment। क्या हो जाएगा हमारा? ऑडिटर अपॉइंटमेंट। अब देखो एक बात सुनो, हमने कहा ADDA, A फॉर एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, D फॉर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, D फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड A फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट। सेक्शन भी कुछ ऐसे ही है। कहां तक कंप्लीट कर चुके आप? 122 तक। आसान टेक्निक सुनिए, 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। तो अब स्टार्ट होगा सेक्शन 123 से किसका? डिविडेंड। 122 तक खत्म हो गया। 122 किसके थे? एजीएम के, जनरल मीटिंग के। अब स्टार्ट करिए 123 से लेके 127 तक। सेक्शन 123 से लेके सेक्शन नंबर 127 किसका हो जाएगा? डिविडेंड का। 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। ठीक, डिविडेंड हो गया। अब उसके बाद प्रोविजन आएंगे अकाउंट्स के। तो स्टार्ट कहां से होगा? 128 से। 128 से लेके 138 तक अकाउंट्स। ठीक, अकाउंट्स बन गए। बोला अगला काम क्या करोगे? ऑडिट। तो ऑडिट और ऑडिटर के सेक्शन है 139 से 148 तक। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब एक काम बचा है, बताओ क्या? डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। तो वो सेक्शन कहां से स्टार्ट होगा? 149 से। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 149 से शुरू होगा और 205 पे खत्म होगा। वो कैसे कैसे? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है, उसी के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड मीटिंग होगी और उनकी रेम्यूनरेशन तय होगी। ये 4 काम होंगे। तो ये स्टार्ट होगा आपका 149 से और खत्म होगा 205 तक। तो लिखिए डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन देयर रेम्यूनरेशन, (149) टिल सेक्शन नंबर 205। अब इसके अंदर क्या क्या कवर कर लिया हमने? डायरेक्टर्स कवर कर लिए, बोर्ड मीटिंग कवर होगी, मैनेजरियल पर्सन की रेम्यूनरेशन, मतलब डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, उनकी मीटिंग और उनकी रेम्यूनरेशन, ये खत्म हो जाता है। उसके बाद अब सब अच्छा अच्छा काम हो गया है। अब कुछ बुरा बुरा किया जाए कि क्या? कि कंपनी बन चुकी है। अब बताओ जल्द से, क्या कंपनी बन चुकी है? कंपनी कौन से सेक्शन से कहां तक? सेक्शन नंबर 3 से लेके 22 तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। उसके बाद कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करना, भैया पैसा कैसे आएगा? प्रोस्पेक्टस इशू करके। तो सेक्शन 23 से लेके 42 तक अब पैसा किस फॉर्म में होगा? या तो ओनर्स फंड या फिर बोरोड फंड। तो क्या इशू किया जाएगा? शेयर्स। तो स्टार्ट होंगे सेक्शन नंबर 43 से, खत्म होंगे सेक्शन 71 पे। इकलौता सेक्शन है डिबेंचर का 71। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स करेंगे तो स्टार्ट होगा 73 से और खत्म होगा 76A से। अरे क्या फ्री में ही बोरोविंग्स कर लोगे? नहीं, क्रिएट कराएंगे चार्ज। स्टार्ट होगा सेक्शन 76 से और खत्म होगा 87 तक। फिर एडमिनिस्ट्रेशन होगा सेक्शन 88 से लेके 95 तक। फिर क्या करोगे? AGM 90 मतलब जनरल मीटिंग 96 से लेके 122 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। सेक्शन 123 से लेके 127। फिर हम अकाउंट्स पे आ जाएंगे 128 से लेके 138। फिर ऑडिटर के सेक्शन आएंगे 139 से लेके 148। फिर डायरेक्टर्स के सेक्शन आएंगे 149 से लेके 205, जिसमें तमाम चीजें हो जाएंगी, जैसे कि
जैसे कि डायरेक्टर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, रेसिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, डायरेक्टरशिप, ये सब चीजें इसमें आएंगी। उसके साथ इनकी बोर्ड मीटिंग के साथ साथ इनकी पावर्स और इनकी रेम्यूनरेशन। अब सब अच्छा हो चुका है, अब होगा इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 206 से लेके 229। हो गया बेटा, आगे चलो। 229 खत्म। अब भैया दो कंपनी आपस में मर्ज करनी है, बड़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। पहले तो कंपनी बनते ही थोड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, अब लड़ाई झगड़े होंगे तो सेक्शन 230 से लेके 240 तक। सेक्शन 230 टिल 240 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। और सिलेबस खत्म करते हुए आखिरी चैप्टर आपका है सेक्शन 241 से लेके 246 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसी के साथ आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपका सिलेबस। आपको बहुत बहुत बधाई। सेक्शन 241 से लेके सेक्शन 246 जान लग जाती है इन्हें पढ़ाने में, टीचर की भी और बच्चों की भी। अब इसके बीच में क्या होगा, जब मैं ये सेक्शंस पढ़ाऊंगी, किसी की तबीयत खराब होगी, किसी के घर इमरजेंसी गेस्ट आएंगे। इमरजेंसी गेस्ट मतलब समझते हो, जिनका पता नहीं है लेकिन आ गए हैं। किसी का डिस्प्यूट हो जाएगा किसी खास से, तो उस दौरान वो बड़ा नाराज होगा, तो वो नहीं क्लास में आएगा, उसका मन नहीं लगेगा। दो सहेलियों की आपस में लड़ाई हो सकती है। पीजी में साथ में रहते हैं, पीजी पार्टनर के साथ भयंकर युद्ध हो सकता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है, तो क्लास नहीं हो सकती। मतलब ये जर्नी जो आपकी चलेगी ना, ये बड़ी बिंदास होगी। और इसमें आपके एक्सक्यूजेस मल्टीपल रहेंगे, मेरे एक्सक्यूजेस लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि हमें तो बीमार होना भी शोभा नहीं देता। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि आपको अपनी जर्नी कैसे तय करनी है। ये आपका पूरा सिलेबस बता दिया मैंने, यहां तक आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। और ये समरी शीट आपकी हमेशा साथ होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चलता रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिलेबस ऑन फिंगर टिप्स। अब आप पूरे सिलेबस को फिंगर टिप्स पे बता सकते हो। क्लियर या ऑल क्लियर? अब बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत हो? सब कुछ क्लियर हो गया सारे बच्चों का? हाँ जी, सारा क्लियर। इट्स अ सिंगल शीट समरी से बोला जाता है। और अलग से आपको एक फॉर्म नंबर्स की शीट भी मिलेगी, जितने भी फॉर्म नंबर्स यूज किए जाते हैं उसकी शीट। केस स्टडी की बुक अलग से जो कि प्रिपेयर हो गई है, केस स्टडी की अलग से, बोर्ड रिजोल्यूशन, सब चीजें कवर अप होंगी। ठीक है बच्चों?